सु एक ऐसा बंदा जो कि हमेशा फाइट से दूर रहने की कोशिश करता है। इवन वो हमेशा ट्रेनिंग्स को स्किप करने की भी कोशिश करता है, जो कि हमेशा मुस्कुराता रहता है और सबको हंसाता रहता है। लेकिन अभी हमने लास्ट एपिसोड में डीमन स्लेयर की ये देखा कि जेनेत्सु को एक लेटर मिलता है और उसके बाद भाई उसके एक्सप्रेशन, उसकी जो एग्रेशन है वो उसके फेस पे देखने को मिलती है। तो आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में जिसकी वजह से जेनेत्सु इतना सीरियस हो गया था और सभी हाशिरा ट्रैप्ड हो जाते हैं कैसल आर्क में। आई नीचे जाते वक्त जब सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे, जेनेत्सु बहुत ज्यादा काम था, जो कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में नहीं रहता। और तो मैं बता दूं कि भाई उस लेटर के बाद जेनेत्सु दोबारा कभी नहीं हंसा। तो आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में, तब वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। बाकी चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेत्सु वर्सेस कगायो के बैटल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेनेत्सु स्टार्टिंग से ही एक आवारा बच्चा था जिसका कि कोई गोल नहीं था लाइफ में और कुछ औरतों के थ्रू उसको कैप्चर किया हुआ था। इसको कि एक दिन जिगोरो यानी कि जो फॉर्मर थंडर ब्रीथिंग के यूजर थे वो उसको देख लेते हैं। उस नीडी को वो पैसे पे करके जेनेत्सु को अपने डोजो में ऐड कर लेते हैं। बात करें कगायो की, तो कगायो शुरुआत से ही एक कमीना बंदा था क्योंकि वो जीने के लिए कुछ भी कर सकता था। यानी अगर वो भूख से मर रहा है तो वो कचड़ा भी खा लेगा अपने आप को भूख से मरने से बचाने के लिए। इवन एक दिन वो अपनी जान बचाने के लिए इस हद तक पहुंच जाता है जिस टेम्पल में वो ग्यूमी के और भी सिबलिंग्स के साथ रहता था, वहां पे वो एक दिन चोरी करता है और चोरी करने की वजह से जब वो पकड़ा जाता है तो वो वहां से भाग जाता है और भागते भागते उसको रात हो जाती है जहाँ पे उसको एक डीमन मिल जाता है जो कि उसको खाने की कोशिश करता है। लेकिन कगायो अपनी जान बचाने के लिए उन सभी सिबलिंग्स की जान को खतरे में डाल देता है और वो उन सब का पता डीमन को बता देता है और जो ग्यूमी विस्टेरिया फ्लावर जलाता था उसको भी वो बुझा देता है। जिसके बाद वो डीमन वहां पे हमला कर देता है और एक एक करके सभी बच्चों को मार देता है। लेकिन एक छोटी बच्ची ग्यूमी के पीछे आ जाती है और ग्यूमी सिर्फ ये सोच लेता है कि उस बच्ची को उसको बचाना है। जिसके बाद वो रात से लेके सुबह तक उस डीमन को उसे मारता है जब तक कि वो डीमन वेपोराइज ना हो जाए और यहीं से ग्यूमी को अपनी ताकत का अंदाजा भी होता है। लेकिन इन सब के बाद भी पता नहीं वो जिगोरो को कहाँ मिल जाता है और जिगोरो उसको भी थंडर ब्रीथिंग की ट्रेनिंग देने लगता है और जेनेत्सु और कगायो दोनों ही थंडर ब्रीथिंग को यूज किया करते हैं। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस, अगर हम जेनेत्सु और कगायो के डिफरेंस की बात करें तो जेनेत्सु सिर्फ थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर पाता था और कगायो थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी फॉर्म्स को यूज कर पाता था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते थे। लेकिन दोनों फर्क ये था कि जेनेत्सु कगायो की इज्जत बहुत ज्यादा करता था। इसलिए जो जेनेत्सु के मास्टर थे यानी कि जिगोरो, वो भी हमेशा बोलते थे कि कगायो के साथ मिलकर ट्रेनिंग करो ताकि तुम दोनों ही अपने स्किल्स को बेटर कर सकें। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब कगायो एक मिशन पे जाता है तो वहां पे भाई उसको मिल जाता है अपर मून रैंक 1 यानी कि हमारा कोकुशिबो। और भाई तो आप बताइए कोकुशिबो के सामने तो अच्छो की नहीं चलती तो कगायो की कहां से चलेगी। तो कगायो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिसके बाद कोकुशिबो उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें डीमन बनना होगा और वो इस चीज के लिए एग्री भी हो जाता है। और कोकुशिबो उसे अपना ब्लड देता है और उसे कहता है अगर ये ब्लड जमीन पे गिर गया तो मैं तुम्हें उसी टाइम खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो डरते डरते उस ब्लड को पी जाता है और डीमन में तब्दील हो जाता है। वो भी कोई छोटा मोटा डीमन नहीं, सीधा अपर रैंक डीमन में वो तब्दील हो जाता है। और जेनेत्सु जो इतने कामली अंदर जा रहा होता है उस कैस्टल में, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कगायो तक पहुंचने का। और हम सभी जानते हैं कि जेनेत्सु के कान बहुत तेज हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही कगायो की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसको खत्म कर सके। यहाँ पे जैसे ही जेनेत्सु और कगायो का आमना सामना होता है, गायो सीधा जेनेत्सु की बेइज्जती करते हुए कहता है कि एक वीकलिंग मुझको हराने के लिए यहाँ पे आया है। और काइगाकू स्टार्टिंग से ही अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानता था जेनेत्सु से, क्योंकि कगायो जो है वो सब की सब फॉर्म यूज कर सकता है थंडर ब्रीथिंग के, लेकिन जेनेत्सु सिर्फ एक ही फॉर्म को यूज कर सकता है। लेकिन जेनेत्सु अब पहले वाला जेनेत्सु नहीं था। जेनेत्सु उसको एकदम सीरियसली जवाब देता है और ये पहली बार था कि जेनेत्सु ने कगायो को उल्टा जवाब दिया था। वो सीधा कहता है कि तुम एक कमजोर और उसके साथ साथ एक टेम्पररी अपर मून हो। जिसकी बात कगायो उसको कहता है कि वाह अब तुम भी बोलने लगे। और यहाँ पे जेनेत्सु सिर्फ इस बात के बाद रुकता नहीं है, वो एक और चीज उससे कहता है कि क्यों आखिर
एक थंडर ब्रीथिंग का सक्सेसर एक डीमन में तब्दील हो गया। आखिर क्यों? और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे डीमन बनने की वजह से ही जिगोरो को, यानी कि अपने मास्टर जो थे उसके, उनको अपने आप को मारना पड़ा। और उनके पास ऐसा कोई आदमी भी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था जो उनको बिना पेन की डेथ दे सके। उन्होंने बहुत ही पेनफुल डेथ को सहा और अपने आप को ही चाकू घोंप के मार लिया। और इसी चीज का वो लेटर था जो कि जेनेत्सु को रिसीव हुआ था, जिसके बाद जेनेत्सु इतना ज्यादा भाई साहब गुस्सा हो जाता है और एकदम सीरियस मोड में आ जाता है। इससे भाई साहब काइगाकू को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उल्टा ये कहता है कि भाई मर गया तो इसमें मैं क्या करूं और इसमें मेरे को क्या बोलना चाहिए। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अच्छा ही हुआ वो बुढ़ा मर गया, क्योंकि वो हमेशा मुझे तुझसे कंपेयर करता था और हमेशा मुझसे यही कहता था कि तेरे साथ अलाइन होके मैं सक्सेसरशिप को बांट लूं। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं को वैल्यू करता हूँ जो मेरा ख्याल रखते हैं या मेरा साथ देते हैं। और भाई इस चीज पे जेनेत्सु को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसको रिप्लाई भी करता है कि अगर मैं टर्ट हूँ तो तुम गार्बेज हो, क्योंकि मैं थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ जो कि ओरिजिनल फॉर्म है, और तुम उसे छोड़ के बाकी सारी फॉर्म यूज कर सकते हो, तो तुम मुझसे भी ज्यादा कचरा और एकदम गार्बेज हो। साथ ही में जेनेत्सु ये भी कहता है कि हमारे मास्टर इतने भी लकी नहीं थे कि उनको कोई थंडर ब्रीथिंग का सक्सेसर मिल सके। जिसके बाद भाई कगायो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो सीधा जेनेत्सु पे फोर्थ फॉर्म यूज करता है थंडर ब्रीथिंग की। लेकिन भाई जेनेत्सु उसको सरप्राइज कर देता है अपनी स्पीड से, क्योंकि जेनेत्सु उस अटैक को डॉज करता तो है, साथ में उसके गर्दन पे एक तगड़ा अटैक भी कर देता है। जिसके बाद भाई बंदे का रिप्लाई सुन के भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, जिसपे जेनेत्सु कगायो को बोलता है टू स्लो यू ट्रैश। और कगायो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और यही सोच रहा होता है कि जेनेत्सु जैसे बंदे ने उसकी अटैक को डॉज करने के साथ साथ उस पे हमला भी कर दिया, ये वीक बंदा आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और इसके बाद दोबारा कगायो सेकंड फॉर्म को यूज करता है थंडर ब्रीथिंग का जेनेत्सु के ऊपर, और जेनेत्सु भी ये देख के शॉक हो जाता है कि वो एक साथ 5 मूव को यूज कर सकता था जेनेत्सु के ऊपर। इसी फाइट के बीच में जेनेत्सु से यही पूछता है कगायो से कि क्या तुम सही और गलत का फर्क भूल गए हो। यहाँ पे फिर से वो थर्ड फॉर्म का यूज करता है जेनेत्सु के ऊपर और वो उससे कहता है सही और गलत जो मुझे अच्छा मानते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत। और जेनेत्सु यहाँ पे एक जगह खड़ा होकर सारे स्ट्राइक्स को अपने ऊपर ले रहा होता है, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया अपनी सोच में खो जाता है। और यहाँ पे कगायो उस पे एक स्ट्राइक मार रहा होता है, जिसकी वजह से हम देख ही पाते हैं कि जेनेत्सु पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं और काफी ज्यादा उसका ब्लड भी लॉस हो रहा है। और हमें देख के यही लगता है कि भाई जेनेत्सु की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन जेनेत्सु भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी मेमोरीज में ही खोया हुआ होता है और उसको वो सभी दिन याद आ रहे होते हैं कि कैसे उसके मास्टर ने उनको ट्रेनिंग दी थी, कैसे उसके मास्टर उनको एक साथ रहने के लिए कहा करते थे और कैसे बाकी के लोग कगायो पे हंसते थे क्योंकि वो थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता था। आप एक काफी ज्यादा सोचने के बाद अपने मास्टर को सॉरी बोलते हुए जेनेत्सु यहाँ पे ये कहता है कि मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन अब हम दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं। और इसी के बाद आता है वो एपिक मोमेंट जहाँ पे जेनेत्सु अपनी पोजीशन लेता है और भाई कगायो उसको देख के शॉक हो जाता है कि ये बंदा अब भी हिल सकता है। और जेनेत्सु एक ऐसा अटैक करता है कि भाई कगायो को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता और जेनेत्सु उसके गले को अलग कर देता है। और इस अटैक से कगायो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जेनेत्सु से यही कहता है कि देखा आखिरकार उसके फेवरेट तुम ही थे, क्योंकि इस टेक्निक के बारे में उसने मुझे भी नहीं बताया। जहाँ पे जेनेत्सु उसको रिप्लाई करता है कि ये टेक्निक मुझे जिगोरो ने नहीं सिखाई, ये मैंने खुद से डेवलप की है। बंदे ने खुद थंडर ब्रीथिंग की 7 फॉर्म को डेवलप किया था भाई, अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। और ये सोच के वो भी शॉक हो जाता है, यानी कगायो भी शॉक हो जाता है कि जहाँ पे सिर्फ 6 फॉर्म थी, इस बंदे ने खुद से 7 फॉर्म क्रिएट की, ये किस लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन इन सब को सुनने के बाद भी कगायो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो हारा नहीं था, क्योंकि जेनेत्सु की भी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और ना ही जेनेत्सु के पास और स्टेमिना था जिससे कि वो और लड़ सके या उठ सके। तो यहाँ पे जेनेत्सु का भी एंड होने वाला था। लेकिन वहाँ पे कगायो के साइड से तमायो का जो असिस्टेंट था वो आता है और उससे ये कहता है कि जो भाई साहब हमेशा अकेले रह के अकेले जीने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, वो हमेशा अकेले ही मरते हैं। और वो जेनेत्सु को अपने साथ ले जाता है ठीक करने के लिए और यहीं पे अपर मून कगायो मारा जाता है। तब में यानी जेनेत्सु अभी तक बेहोश हो चुका था
और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहाँ पे अपने मास्टर से मिलता है और अपने मास्टर से सॉरी भी कहता है कि वो एक सक्सेसर नहीं बन पाया थंडर ब्रीथिंग का, लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम मेरा प्राइड हो। और बस यहीं पे हमारा ये बैटल खत्म होती है। बाकी तुम बताना वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस अगर और भी चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से शेयर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।